हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ज़रूर आप लोगों ने की होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को वो क्वेरी डाल सकता है। तो देखिए, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का ये फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का ही ये भाग है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, इंट्रोडक्शन में मैं बताऊं इसके कि इस चैप्टर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर, हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, हम लोग कैटलिस्ट, इन सब के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका स्टार्ट करता हूँ चैप्टर का। तो देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल का मतलब यहाँ पर सिंपल केमिकल रिएक्शन से है, केमिकल रिएक्शन। देखिए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं आप लोगों को ये चैप्टर पूरा कराऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कराया है और कहीं भी कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो में तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताएं। अगर कोई क्वेरी है तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड। तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि इस चैप्टर में हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। अच्छा, स्पीड को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वही सिंपल वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो बिंदु हैं ए और बी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है और इस 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आपको समय लगता है 1 आवर। 1 घंटे में आप लोग ये 1 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं आपकी स्पीड क्या हो गई। आपकी स्पीड हो गई डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कितनी है? 1 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना है? 1 आवर। तो डेफिनेटली आप लोगों की स्पीड क्या हो गई? 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये फिजिक्स में आप लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड पता करनी है तो वहाँ पर तो डिस्टेंस कवर्ड नहीं आएगा। वहाँ पर क्या आएगा? तो वहाँ पर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए, मान लो आपके पास ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में यही है कि रिएक्टेंट रिएक्ट्स टुगेदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। और मान लीजिए इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 10 मोल पर लीटर। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अभी प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होगा, मतलब हम लोगों ने इनिशियली रिएक्टेंट कितना लिया है? 10 मोल पर लीटर। ठीक है। अच्छा, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड reactant reacts together and form the product and reactant remains 8 मोल पर लीटर और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो जाएगा? 2 मोल पर लीटर। देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से। रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कितना है? 10 मोल पर लीटर। आफ्टर 2 सेकेंड ये आपस में रिएक्शन करते हैं रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट रिमेन्स ओनली 8 मोल पर लीटर। इसका मतलब कि 2 मोल पर लीटर क्या बन गया है? प्रोडक्ट बन गया है। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में स्पीड ऑफ रिएक्शन पता करूँ तो कैसे पता करूँगा? कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, अगर मैं स्पीड ऑफ रिएक्शन पता करूँ या रेट ऑफ रिएक्शन पता करूँ तो सिंपल क्या बन गया? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम। तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या चेंज हुआ है? इनिशियल क्या कंसंट्रेशन है? 10, फाइनल कितनी है? 8। तो चेंज कितने का हुआ? 2 का।
2 मोल पर लीटर, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो सीधे सीधे मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पर, मैंने निकाल दिया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। ये मैंने रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाला है, लेकिन मैं अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालूं तो सेम यही चलेगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम। तो अब आप लोग देखिए, इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी 0, आफ्टर 2 सेकेंड कितनी हो गई 2, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। हाउ मच टाइम 2 सेकेंड। तो आपके पास यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका मतलब कि या आप रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालें चाहे प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन के लिए सेम रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई है, और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन को या इंट्रोडक्टरी पार्ट को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन बनाऊँ यहाँ, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate of reaction, which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction। ये मैकेनिज्म क्या है मैं इस चैप्टर में आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि केमिकल काइनेटिक्स सिंपली मींस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने यहाँ पर स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया है, फिर हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को समझा है, अभी डेफिनेशन नहीं लिखी है, और फिर यहाँ से मैंने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को बताई है। वो डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये मैकेनिज्म क्या है, किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, और वो रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रही है। ये सब जानकारी हमको इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या बन सकती है देखिए कि इट इज डिफाइंड एज change in concentration of either reactant or product in unit time। तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो देखिए यहाँ से मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि R इज इक्वल टू, चेंज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं D, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ये D का मतलब यहाँ पर चेंज से है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक पॉइंट और मैं अब क्लियर करता हूँ यहाँ
ग्राफ से आप लोगों को ग्राफ से बताता हूँ कि हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ खींचा। यहाँ मान लीजिए मैंने लिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ लेता हूँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग में रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, और धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में फुल है, मैक्सिमम अमाउंट में है, और धीरे 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 उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी लाइक दिस। और प्रोडक्ट अभी ज़ीरो है इनिशियली और धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ती जाएगी। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो रही है उसको नेगेटिव सिंबल से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट दिखाता हूँ dR/dt, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल लगा दूंगा। अच्छा, इस नेगेटिव का मतलब है, साइन का मतलब है कि डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज हमेशा याद रखें, रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन दिस नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। वहीं हम लोग ये भी जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट के टर्म्स में है वही किसके टर्म्स में है, प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो प्रोडक्ट के टर्म्स में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर dt, और यहाँ पर क्या सिंबल आ जाएगा, प्लस। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। नेगेटिव ओनली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव ओनली इंडिकेट्स इंक्रीजिंग, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं आएगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन केवल कंसंट्रेशन के बढ़ने और घटने को ही दिखाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ कि इस डेफिनेशन में अभी थोड़ा सा हम लोग करेक्शन और करेंगे जब आगे मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को इसको क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए हम लोग बस डेफिनेशन ऐसे ही पढ़ते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक, अब देखिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हम लोग 2 टाइप्स में पढ़ लेते हैं बस समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर लिया मैंने कंसंट्रेशन और यहाँ पर लिया मैंने टाइम, कंसंट्रेशन और ये टाइम, और मैं इसमें ग्राफ खींचूँ। मान लीजिए दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऐसे दिखा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर R, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ R। और हम लोग जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ R क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, अब यहाँ T1 टाइम पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन है, इनिशियल कुछ कंसंट्रेशन, और यहाँ T2 टाइम पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन, इनिशियली C1 और फाइनली C2। तो कंसंट्रेशन में चेंज कैसे निकाल दूंगा मैं, चेंज इन कंसंट्रेशन किसके बराबर है, C1 माइनस C2, और टाइम टेकन कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स C2 माइनस C1 ओवर T2 माइनस T1। यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अच्छा, ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, जिसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। पूरे रिएक्शन के लिए ओवरऑल निकाल दिया। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल क्या है, इनिशियल टाइम क्या था, फाइनल टाइम क्या है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमको एक सर्टेन पॉइंट पे कोई रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है, सर्टेन पॉइंट कैसे, मान लीजिए मुझे यहाँ इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन पता करनी है, मान लीजिए दिस इज P, तो यहाँ पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी C डैश, और यहाँ कुछ समय होगा ये T डैश। तो हम लोग निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, R इंस्टेंटेनियस, इट विल बी इक्वल टू C डैश ओवर, ये T डैश बहुत छोटा होगा, ये T डैश बहुत छोटा होगा, यहाँ पर जो T डैश होगा वो डेल्टा T टेंड्स टू 0 होगा। इतना नेग्लिजिबल टाइम है, मतलब इंस्टेंटेनियसली हमने किसी भी एक पॉइंट पे निकाल दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन के लिए, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए न्यूमेरिकल में आप लोगों को कहीं भी ये 2 टर्म नहीं मिलेंगे, आप लोगों को केवल वही मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन।
ये तो कभी कभी एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो टर्म आपको दिखाई दे जाएंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये दोनों टर्म क्लियर करे हैं। तो देखिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है यहाँ पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन की दो टर्म्स मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं अभी। तो मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर देखिए कंसंट्रेशन दी गई है हम लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो उस केस में हमारे पास यूनिट आती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान लीजिए गैसियस रिएक्टेंट है हमारे पास, अगर मान लीजिए हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट हैं तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकिंग, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कितने समय में चेंज हुआ है तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। इफ गैसियस रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट कैसे हैं, गैसियस रिएक्टेंट हैं, तो यूनिट आ जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो देखिए हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को या स्पीड ऑफ रिएक्शन को अभी यहाँ पर क्लियर किया है। अब देखिए इन्हीं रेट ऑफ रिएक्शन की बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस को तीन भागों में बांटा जा सकता है। थ्योरेटिकल पार्ट है, कभी इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस एक समझ के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट, देखो नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट वेरी हाई स्पीड, जो बहुत हाई स्पीड में हो रही है। अच्छा अगर कोई रिएक्शन बहुत हाई स्पीड में हो रही है तो उसको समय कितना लगेगा, वेरी लेस, सिंपल सी बात है। तो द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, जो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाती है, द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन, या मैं लिख देता हूं यहां पर एट वेरी हाई स्पीड, जो बहुत हाई स्पीड पर होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल आयनिक रिएक्शंस, ऑल आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शन ओनली 10 टू द पावर माइनस सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं, केवल 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड्स में ही कंप्लीट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आयनिक रिएक्शन मैं लिखूँ यहाँ AgNO3 प्लस NaCl, इट विल फॉर्म AgCl प्रेसिपिटेट और सोडियम नाइट्रेट। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ये। तो ये जो आयनिक रिएक्शंस है, आयनिक रिएक्शंस मतलब द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स आयंस, तो ये केवल 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड्स में ही कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसे ही दूसरे टाइप की रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी रिएक्शन जो बहुत कम स्पीड में होती हैं, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन इनफाइनाइटली बहुत कम है, मतलब जो ज़्यादा समय में कंप्लीट हो रही हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जिनमें हफ्ते, महीने और साल भी लग सकती हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ वेरी स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन। और तीसरे टाइप की रिएक्शंस आती हैं मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, जो ना तो हाई स्पीड में हो रही है ना ही वेरी स्लो स्पीड में हो रही है, वो मॉडरेट रेट में हो रही है, मतलब उनका जो टाइम है ना तो बहुत ही कम है ना ही बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं लिख सकता हूँ रिएक्शन विच कंप्लीट्स एट मॉडरेट रेट, और मॉडरेट का मतलब ये होता है बीच का, ना स्लो ना हाई, विच टेक्स या विच कंप्लीट्स एट मॉडरेट रेट। और इस तरह की रिएक्शंस का एक एग्जांपल मैं लिखता हूं मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि इन केमिकल काइनेटिक्स वी कंसीडर ओनली मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर स्टडी। हम केमिकल काइनेटिक्स में केवल मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ रिएक्शंस को पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं का रेट ऑफ रिएक्शन ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, ये बीच में आ रहा है, इंटरमीडिएटरी फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन करना क्वाइट ईजी है। ठीक है,
अब एक मैं पॉइंट आप लोगों को क्लियर करता हूँ यहाँ, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा और प्लस हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन थी उसमें भी थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। देखिए क्या है वो, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखता हूं मैं। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A प्लस 2B गिव्स आउट 3C प्लस 4D, 3C प्लस 4D। ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर A और B रिएक्टेंट हैं और C और D प्रोडक्ट हैं, तो डेफिनेटली A और B की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और C और D की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी विद टाइम, ठीक। हम लोगों ने ग्राफ से भी इस चीज़ को समझा था। तो देखिए यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर A की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिसअपियरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ऐसे लिख लेता हूँ, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। B को लिखूंगा सेम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। C के लिए लिखूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C और D के लिए लिखूंगा D के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। क्योंकि देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो मैंने डिक्रीज के लिए डिसअपियरेंस टर्म यूज किया है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे फॉर्मेशन, क्योंकि इंक्रीज होगी उसकी कंसंट्रेशन, तो मैंने फॉर्मेशन यूज किया है, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस मतलब कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस dA ओवर dt, सिंपल। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt, यहां पर मैं D को बाहर लिख लेता हूं माइनस, ऐसे ही यहां चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B ओवर टाइम। माइनस का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ B डिक्रीजेस। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C और यहां पर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ D, ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। देखिए ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस, बट दे आर नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों है डिफरेंट वो समझिए। अच्छा यहां पर 1 मोल के लिए मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाला है, ये 2 मोल के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, ये 3 मोल के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस है, ये 4 मोल के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस है या रेट ऑफ फॉर्मेशन है। दोबारा से बताता हूं, ये 1 मोल के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये 2 मोल के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये 3 मोल के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये 4 मोल के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन, और ये सब अलग अलग होंगे। 1 मोल के लिए अलग आएगा कुछ वैल्यू, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या आता है, सेम आता है। तो मुझको अगर मुझे इन टर्म्स को रेट ऑफ रिएक्शन में बदलना है तो मुझे यूनिट मोल के लिए निकालना होगा जो भी चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में। देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये कितने मोल के लिए है, 1 मोल के लिए है। इसका मतलब 1 मोल के लिए जो भी चेंज होगा कंसंट्रेशन में वो रेट ऑफ रिएक्शन ही होगा। अगर मैं इन इक्वेशन को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखता हूं तो पर यूनिट मोल के लिए क्या चेंज हुआ है कंसंट्रेशन में वो मुझको लिखना होगा।
तो देखिए मैं यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखता हूँ, तो एक ही कंसंट्रेशन में 1 मोल के लिए कितना चेंज हुआ है, सेम यही चेंज हुआ है। फिर बी रिएक्टेंट के लिए 2 मोल के लिए कितना चेंज है, दिस वन। तो 1 मोल के लिए कितना चेंज होगा, 1 मोल के लिए चेंज होगा डिवाइडेड बाई 2। 1 मोल के लिए था, 2 मोल के लिए था ये, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सी बढ़ रही है, कितने मोल के लिए, 3 मोल के लिए, लेकिन मैं कितने मोल के लिए निकालूंगा, 1 मोल के लिए। तो ये आ जाएगा प्लस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी ओवर डी टी। सेम वे डी के 4 मोल के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना इंक्रीज होगा, ये प्लस 1/4 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर टाइम। और एक पॉइंट, ये रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म सभी आपस में क्या होंगे, ये सभी टर्म आपस में बराबर होंगे। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से रीप्ले करके आप लोग इस जो मैंने बोला है स्टेटमेंट, वो सारे स्टेटमेंट दोबारा सुनेंगे। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन की एक नई डेफिनेशन निकल कर आ गई, आप लोग उसी में करेक्शन कर लेंगे। वो डेफिनेशन क्या है, देखिए नई डेफिनेशन आ गई हमारे पास। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन की modified definition. It is defined as change in concentration of either reactant or product for unit mole in unit time। ये डेफिनेशन मॉडिफाइड है और इस डेफिनेशन से आप लोग इन सारे स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा याद रखेंगे यूनिट मोल के लिए निकाला जाता है, और गिवन मोल के लिए जो भी कुछ निकाला जाएगा वो या तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा या वो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उस न्यूमेरिकल से आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगा, और जब इस एग्जाम्पल को आप लोग समझ लेंगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करेंगे, हालांकि मैं तो इस क्वेश्चन को कराऊंगा ही आप लोगों को। तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन समझने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए H2O2 इज रिएक्टेंट, H2O इज प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर H2O2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पर हम लोग H2O2 के लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं लिख देता हूँ यहाँ, देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑफ H2O2। यहाँ पे लिखूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और यहाँ पे लिखूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब मैं इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आएगा माइनस H2O2 ओवर dt, यहाँ आएगा प्लस concentration of H2O, this D denotes for change in concentration of H2O over dt। सेम यहाँ आएगा change in concentration of O2 over dt। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। एक पॉइंट आप लोग याद रखें, यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। जब हम लोग यूनिट मोल के लिए निकालेंगे तब वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और वो
तब आपस में सारे के सारे बराबर होंगे। अब मैं इनको रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए 2 मोल्स के लिए कितना चेंज हुआ है, दिस वन, तो 1 मोल के लिए कितना चेंज होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो मैं इसको लिखूंगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 ओवर dt इक्वल टू 2 मोल्स के लिए इतना चेंज हुआ है तो 1 मोल के लिए कितना चेंज होगा, डिवाइडेड बाई 2 ओवर dt। 1 मोल के लिए जो चेंज हुआ है वही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई T। तो नाउ दे आर इन रेट ऑफ रिएक्शन टर्म। ये रेट ऑफ रिएक्शन है जो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या आएगा, बराबर आएगा। ऐसे समझिए कि कोई ट्रेन है, अब ये ट्रेन के इंजन की जो स्पीड होगी वही स्पीड लास्ट वाले कोच की भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि जो इंजन है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ रहा है और पीछे वाला जो कोच है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए कोई भी रिएक्शन जब होती है तो किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालिए, ये हमेशा इक्वल रहती है। उनकी जो स्पीड है वो ईच एंड एवरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में इक्वल रहती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में खुद से करेंगे, और मैं तो अब इसी को कराऊंगा ही इसी के साथ में ही। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि एक ही साइड में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए तो मैं यहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूंगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, सेम चीज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और यहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो हम अब इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए ये बनेगा डिसअपीयरेंस का साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 ओवर dt, यहाँ प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर dt और यहाँ प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 ओवर dt। ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब हम लोग इसको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में इक्वल करने के लिए ये 2 मोल्स के लिए हमको चेंज दिया है। अगर मैं इसी चेंज को 1 मोल के लिए फाइंड आउट कर लूँ तो यही क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए माइनस डिवाइडेड बाई 2 d N2O5 डिवाइडेड बाई dt, इट बिकम इक्वल टू प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई T इक्वल टू प्लस। अच्छा देखिए 1 मोल के लिए ही रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है तो यही क्या बन गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये D, दिस इज O2 ओवर dt। तो ये मैंने लिखे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, और ये जो नीचे वाली लाइन में मैंने बॉक्स में जिसको बंद किया है ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन, या सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग इसकी सहायता से हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमसे, फर्स्ट पार्ट कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। क्वेश्चन आपके सामने ही है, सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 2N2O5 is changing into 4NO2 plus O2, concentration of NO2 is increased by this one 1.6 into 10 की पावर -2 in 4 सेकेंड। हमको ये बताया गया कि NO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो मतलब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया गया है। देखिए रेट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ NO2 को मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, NO2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का ये है इक्वेशन में, मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर इन हाउ मेनी सेकेंड्स 4 सेकेंड। तो मेरे पास आ गया इसको सॉल्व करने के बाद 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन है ये। अब सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या है, ये रहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब एक चीज आप लोग याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स, ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर है, ये दोनों टर्म। तो मैं इन दोनों टर्म से ही यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन को निकालता हूं। देखिए तो 1/4 d NO2 ओवर dt बराबर DO2 ओवर dt। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज मेरे को पता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर -2। तो देखिए 1/4 इंटू 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -2 बराबर दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर कोई डाउट है तो मेरे वीडियो को फिर रिप्ले करिए और वापस से सारी चीज़ें दोबारा सुनिए। अब मैं आता हूँ पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हमको निकालना है दिस वन। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टर्म को रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2O5 और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैं इन दोनों टर्म को यहाँ पे लिख लेता हूँ, -1/2 d N2O5 डिवाइडेड बाई dt बराबर +1/4 d NO2 डिवाइडेड बाई dt। यहाँ से मुझे ये वैल्यू पता करनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो यहाँ से 2 को मैं इधर भेज दूँ तो मुझे मिल गया d N2O5 ओवर dt, और ये आ गया 2/4 d NO2 ओवर dt। इसकी वैल्यू आपको पता ही है, d NO2 ओवर dt की वैल्यू अभी इससे पहले वाले पार्ट में निकाली हम लोगों ने। ये वैल्यू 1/2 इंटू 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ में निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ पार्ट में आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सबसे आसान है, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट मोल निकाल दीजिए। आप लोगों को जैसे आप लोगों को d NO2 ओवर dt मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 अभी हमने निकाला था कि भाई इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -2, कितने सेकंड में 4 सेकंड में। दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अगर इसी को यूनिट मोल के लिए निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -2 या 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल पर लीटर
और पर सेकेंड। यही रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में आ रहा था? ऑक्सीजन के टर्म्स में। यही रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में है? NO2 के। यही रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में है? N2O5 के में है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी टर्म्स में निकालिए हमेशा सेम आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस साइन और प्लस साइन तो वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन को दिखाते हैं। देखिए, इसी से रिलेटेड अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को लिखेंगे और जगह छोड़ देंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रफ में, और रफ में जो भी आप लोगों के आंसर आएंगे वो आपस में टैली कर लीजिए। और फिर भी अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। लेकिन अभी अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में मत करना, इनकेस गलत हो गया तो वो कट पीस होगा, वो नोट्स में अच्छा नहीं लगेगा। हमको नोट्स बड़े नीट एंड क्लीन बनाने हैं। अब देखिए, मेरे पास टॉपिक है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी बताया था कि जहां भी स्पेसिफिक टर्म यूज हो जाता है उसके साथ कुछ स्पेशल चीज जुड़ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी क्लियर किया आप लोगों को कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर यूनिट मोल इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्पेसिफिक क्या है कि स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर कुछ यूनिट से रिलेटेड हो गया। कोई मतलब जो कोई भी एक कंसंट्रेशन है वो यूनिटरी होनी चाहिए। अब मैं इसको एक इक्वेशन से आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मेरे पास रिएक्टेंट हैं A और B, दे रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। और मान लीजिए इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है m और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है n। इसका सीधा सा मतलब हुआ m मोल ऑफ A reacts with n मोल ऑफ B, then C and D products are formed। इसका मतलब ये है। और अगर इसके लिए मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं, 11th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू देयर पावर। यहां पर A की पावर m एंड B की पावर n, और हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग K बोलते हैं। और ये आ गया R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर m एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B आर यूनिट मोलर, दैट मीन्स इन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल पर लीटर। उस स्पेशल कंडीशन में दिस R इज इक्वल टू K। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। और उस स्पेशल कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट। हम लोग यहाँ K को क्या बोल देते हैं? रेट कांस्टेंट। और अगर मुझे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो क्या डेफिनेशन बन सकती है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। तो इस डेफिनेशन को आप लोग खुद से लिखेंगे। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट may be defined as the rate of reaction when the concentration of reactant is taken as unity। तो यहां पर रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंस। हम लोगों को इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करना है कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। थोड़े से रिलेटेड टर्म है लेकिन थोड़ा सा फर्क इनमें है, तो वो फर्क हम लोगों को क्लियर रहेगा तो आगे न्यूमेरिकल करने में हम लोगों को आसानी होगी। देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों के लिए लिखी दी है, क्योंकि बोलने में आप हो सकता है शायद आप लोग कुछ गलती करें लिखने में। और इसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस बताने हैं। रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। डेफिनेशन से मैंने यहाँ बता दिया, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन से। बट दिस स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हमने यहाँ पे लगाया है, देखो
आर, ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ टाइम, इसको अच्छे से समझिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग ग्राउंड में दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में शुरू के 30 सेकंड 40 सेकंड आप लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और धीरे धीरे आप लोगों की स्पीड, आप लोगों की वेलोसिटी कम होती जाती है। कारण क्या है कि शुरुआत में एनर्जी ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा तेज़ से दौड़ पाते हैं। सेम चीज़ स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जाएगी, इसीलिए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होती जाएगी। आप लोगों ने यहाँ देखा ही है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम बट इट इज कांस्टेंट, इट रिमेन सेम फॉर होल ऑफ द रिएक्शन, फॉर एंटायर रिएक्शन, पूरी रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। इट डिक्रीजेज विद टाइम, रिमेन सेम, रिमेन सेम। तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड दिस इज फिक्स्ड, दिस यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज फिक्स्ड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट यहां पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि R इज इक्वल टू के है, जो R की यूनिट है वही K की यूनिट है, लेकिन आगे चल के हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डिसाइड होगा कि रेट कांस्टेंट मतलब K की यूनिट क्या आएगी। तो यहां पे लिख देता हूं, यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दीज आर थ्री मेन डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी के बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसके बाद में नोट्स बनाइए। फर्स्ट वॉचिंग टाइम में ही आप लोग इसके नोट्स ना बनाएं किसी भी चैप्टर के, पहले आप लोग उस वीडियो को एक बार थॉरोली देख लीजिए। मैं इसीलिए पार्ट में मैं बना रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे पार्ट बनाए मैंने इसके। आप लोग पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद में सेकंड टाइम जब वॉच करें इसको तब उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि पहली बार तो हमको एक तरह से देख लेना चाहिए कि पूरे चैप्टर में है क्या, इस पूरे पार्ट में है क्या, उसके बाद हमको नोट्स बनाने हैं और नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, ऐसे नोट्स कि आप लोग लंबे समय तक इनको अच्छे से रख सकें अपने छोटे भाई बहनों के लिए, या अपनी फर्दर स्टडी करें आगे चल के, तो वहाँ पे ये बहुत काम आते हैं ये नोट्स। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। थैंक यू।